ठीक है, तो आज के टॉपिक में हमारे पास में है बैकग्राउंड पोजीशन वाला कुछ दिन जो छूट गया था। तो ये क्या चीज़ होती है, देखिए हमने यहाँ पास पे क्या किया है, दो इमेज एक साथ इंसर्ट करवाए हैं। अब इस पे जो इमेज हुई है इंसर्ट, ये पीछे वाली इमेज कौन सी है, URL इमेज जेपीजी, ठीक। सामने वाली इमेज कौन सी है, ये TPPNG वाली। तो इस पे दो हमने क्या करवाए हैं, इमेज इंसर्ट करवाए हैं। अब यहाँ पास में बैकग्राउंड पोजीशन की बात करें तो ये मैं 100% हटा दूँ इस तरीके से, और पेज में आकर रिफ्रेश करूँ, और यहाँ पास से इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद फिर रिफ्रेश करो तो ये इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। अब बैकग्राउंड पोजीशन की बात करते हैं। तो ये जो कमेंट दिया मैंने वो हटा देता हूँ, सेव करता हूँ। सेव करने के बाद से रिफ्रेश किया तो ये कुछ अभी भी हमारे क्या हुआ, कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन हम अगर चेंजेस करना चाहें तो सेकंड जो इमेज है उसकी हम प्रॉपर्टी सेट करते हैं कि वो 100 पिक्सल में होना चाहिए, 100% पे होना चाहिए, ठीक। तो अगर हम दे दें 100% इस तरीके से, तो इसका साइज क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अब ये जो सामने वाली इमेज है उसका हमको साइज छोटा करना है, तो हम यहाँ पास से इसको पिक्सल पे देते हैं। पिक्सल पे मतलब हम 50 पिक्सल दे सकते हैं यहाँ पास से इस तरीके से, और सेव करके रन करवाएं तो ये जो हमारा इमेज है वो छोटा हो गया, ठीक। तो ये हमारी होती है बैकग्राउंड साइज के बारे में। अब मैंने यहाँ पास पे ये चीज़ बताया कि ये लेफ्ट टॉप में होना चाहिए। इसको अगर हम 0% और 0% में डिफाइन करें, और बाकी ये जो है इसको 100% पे डिफाइन करें, तो ये क्या होती है, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो हम यहाँ पर से इसको क्या करते हैं, पहले वाली इमेज को 50% पे रखते हैं, या फिर 50 पिक्सल 50% कर लेते हैं, ठीक है। और सेकंड वाले इमेज को कवर करते हैं। ये जो अपना URL इमेज जेपीजी है उसको कवर करेंगे तो क्या होगा, ये जो इमेज है वो पूरे बैकग्राउंड को कवर कर लेगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कवर और सेव करके रन करवाएं, तो ये हमारा हो गया बैकग्राउंड पूरा कवर, ठीक है। और ये जो इमेज है वो 50 पिक्सल पे हमने दी थी, तो इसको हम एक बार छोटा कर लेते हैं। किस तरीके से छोटा करेंगे, ये जो 50% है इसको हम परसेंट पे दिए, पिक्सल पे देते हैं। सेव सेव करने के बाद पे रन करें तो ये हमारा जो इमेज है वो छोटा हो गया। अब इसको थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं ताकि दिखे हमको, ठीक है। अब इस इमेज को सेट करना है, कहाँ पास पे सेट करना है, ये हमारे इस बैकग्राउंड पे होता है। तो बैकग्राउंड का जो पोजीशन है, जो इमेज है, तो यहाँ पास में मैंने दो इमेज लिए। तो पहला वाला इमेज कौन सा है, ये जो मैंने 0% दिया है, किसके बारे में है, इसके बारे में है, ठीक है। ये क्या हो रहा है कि यहाँ पास पे 0% एक्स एक्सिस पे, 0% वाई एक्सिस पे दिखा रहा है। उसी तरीके से 100% दिखा रहा है पूरा। अब हम करते हैं इसको सेट। हम यहाँ पर से परसेंट ना देखिए, अगर सिर्फ लेफ्ट लिखें तो, ठीक है, तो ये हमारी लेफ्ट हो गई। अब इस पे हमने सेव करके क्या किया, रन। तो लेफ्ट में है और सेंटर पे है, ठीक है। ये अभी लेफ्ट पोजीशन पे। अब हम डिफाइन करना चाहें कि ये लेफ्ट में होते हुए टॉप पे हो या बॉटम पे हो, तो हम लेफ्ट के साथ से यहाँ पर पे लिख सकते हैं लेफ्ट टॉप। अब क्या होगा, ये लेफ्ट में रहते हुए टॉप पे आ जाएगा, ये जो इमेज है हमारा वो, ये देखिए इस तरीके से। अगर हम इसको बॉटम पे चाहें तो टॉप की जगह हम बॉटम लिख सकते हैं, ठीक है। बॉटम की स्पेलिंग गलत हो गया, एक काम करके इसको ना कर दो, टॉप सेंटर करते हैं, ठीक है। ये हमारी जो इमेज है वो टॉप में होते हुए कहाँ पास आ गई, सेंटर पे। तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। मतलब ये जो पहला वाला जो इमेज है हमारा ट्रांसपेरेंट इमेज है ये, ठीक है। मतलब ये चौकोन है लेकिन जो गोल है वो अपना दिखाई दिखाता है। और उसके बाद तो जो चौकोन की जो आइट साइड की जो कट रही है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट में है। तो मैंने इसको ट्रांसपेरेंट में डाउनलोड किया था,
तो इस तरीके से हम उसको सेट कर सकते हैं। टॉप होते हुए ये सेंटर पे हो तो ये टॉप के साथ में सेंटर पे आ गया। इसी तरीके से टॉप होते हुए ये बॉटम पे हो, यहाँ पास से हम बॉटम लिखेंगे। टॉप के साथ में बॉटम कहाँ होगा, सॉरी, लेफ्ट बॉटम करके देखते हैं बस, ये आ गया। लेफ्ट में होते हुए ये जो हमारा इमेज है वो कहाँ आ गया, बॉटम, नीचे पे आ गया, मतलब बॉटम पे आ गया। तो इस तरीके से हम इसकी पोजिशनिंग सेट कर सकते हैं इमेज की। सेकंड वाला इमेज हमने कवर किया है, इसके हम से इसको सेट करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, उसकी आकार भी हमको छोटी करनी पड़ती है। तो ये 150 पिक्सल पे अभी भी बहुत छोटा दिख रहा है, तो हम इसको 300 पिक्सल पे सेट करें तो इमेज थोड़ा बड़ी दिखा देने लग जाएगी। ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये हमारा क्या होता है, बैकग्राउंड की जो पोजीशन है उसको सेट करने का तरीका होता है। ठीक है, समझ में आई सभी को? जी सर। चलिए, इसके बाद में हम स्टार्ट करने वाले थे जावा। तो जावा का नोट्स तो मेरे पास में नहीं है, बुक है यहाँ पास में, तो हम बुक से देखते हैं एक बार। तो जावा हमारा 11 चैप्टर है, तो इसमें सबसे पहले दिया गया है उसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन पे क्या है, जावा स्क्रिप्ट का विकास नेटस्केप कम्युनिकेशन ने किया था, लेकिन इसकी खोज किसने की थी ये यहाँ पास से नहीं बताया गया है ना। तो इसकी खोज की थी जेम्स गोसलिंग ने, है ना। जेम्स गोसलिंग ने कब की थी, 1991 से। अगर इसका हमको पूरा जानकारी चाहिए, इसका क्या नाम था पहले, क्या चीज थे था, अगर ये बुक के हिसाब से पढ़े तो हमारे पास से क्या दिया गया है, इसका नाम, ये जो हमारा 1995 में नेट स्केप नेविगेटर 2.0 के नाम से आया। ठीक है, उसके बाद से जिसका पूरा पहला नाम था, यहाँ पास पे लाइव स्क्रिप्ट दिखला रहा है। लेकिन अगर इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप क्या करेंगे, ब्राउजर ओपन करेंगे। ठीक है, और ब्राउजर ओपन करने के बाद से आप यहाँ पास पे लिखना जावा विकिपीडिया। ये जब आप यहाँ पास से सर्च करेंगे तो सबसे पहला वाला आ जाएगा आपका, और इस पे देखिएगा किसकी खोज किसने की थी, कब की थी, इसका पहला नाम क्या था, ये सारी चीजें आपको यहाँ पास से दिखाएगी। इस तरीके से जैसे इसका इतिहास हम देखें तो यहाँ पास से दिखा देखें, जून 1991 में जेम्स गोसलिंग ने अपने कई सेट टॉप बॉक्स परियोजनाओं में से कोई एक परियोजना जो थी उसको, जो इस भाषा का यूज करने के लिए सबसे पहले यूज किया था, तो ये था जेम्स गोसलिंग। ठीक है, उसके बाद से ये जो था ओक पेड़ के नाम पर हुआ था, फिर उसके बाद से ग्रीन पड़ा था इसका जो नाम है। इसके बाद में कई सारे आते गए नाम, उसके बाद में लास्ट में आया जावा। ठीक है, तो ये एक जावा की एक थी, और ये किस तरीके का हमको सुविधा प्रदान करते हैं, यहाँ पर देखिए राइट वन रन एनीवेयर। जैसे हम HTML को करते हैं तो HTML में हम कोडिंग करते हैं तो वहाँ पास से चेंजेस कर सकते हैं, उसी तरीके से जावा में भी होता है। लेकिन इसको हम किसी भी फाइल के साथ में, जैसे विजुअल बेसिक है, विजुअल बेसिक के साथ में रन करवा सकते हैं, और HTML के साथ में रन करवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें देती है, सुविधाएं देती है। ठीक है, इसके बाद से हम देखते आ जाते हैं सर, और इसके बारे में पढ़े तो जावा सन माइक्रो सिस्टम, है ना, नामक कंपनी द्वारा ये चलाने वाली थी। और ये कौन सी लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और किसमें पढ़ा है, अभी जस्ट हम क्या पढ़े थे, DBMS। ठीक है, तो DBMS में ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है हमने पढ़ा था। उसके बाद से इसकी दो दो स्क्रिप्ट लैंग्वेज आई, जैसे एक था जे स्क्रिप्ट जिसको हम जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज बोलते हैं। उसके बाद से सेकंड है वीबी स्क्रिप्ट, तो ये होता है हमारा विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट होता है। और आगे की चैप्टर पे हमारा है विजुअल बेसिक, तो वो चीज की वहां पास से हम पढ़ेंगे विजुअल बेसिक को। उसके बाद में इसका हमारा यूरोपीय कंप्यूटर निर्माता संघ ECMA, ये था मैन्युफैक्चरर, इसका सबसे पहला जुलाई में जारी किया था। ठीक है, तो ये सारी जो
थ्योरीज हैं, थ्योरीज पढ़ लेना इस पे। उसके बाद फिर मैं आता हूँ सीधा, सबसे पहला जो जावा में है हमको कोडिंग करने का। तो चाहे आप HTML में कोडिंग कर रहे हैं या DBMS में कुछ भी चीज बना रहे हैं, तो सबसे पहले आप किस चीज की कोडिंग किस चीज की धारणा रखते हैं, सबसे पहले आपको क्या बनाना है। ठीक है, तो जब हम HTML बना रहे थे, जो हमारा HTML पेज होता था उसको डिजाइन किसमें किया जाता है, हमारा फोटोशॉप पे। ठीक है, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए फिर हम उसके बाद में प्रोग्रामिंग करते हैं। तो जो हमारा डिजाइनर होता है, वेब डिजाइनर, तो वो हमको फोटोशॉप पे ऐसा ऐसा यहाँ पास पे ये होना चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए, वो क्या करेगा, एक हमको डिजाइन बना के देता है। तो वो जो हमारी होती है एक इमेज होती है, उसके बाद में हम उसकी कोडिंग करेंगे तब वो वेब पेज के टाइप पे आती है हमारे। ठीक है, उसके बाद में हम आए, तो जब जावा की कोडिंग की जा रही होती है तो वहां पास पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मिनट ना, जावा स्क्रिप्ट लाइन। तो सबसे पहले हम उसकी कोडिंग किस तरीके से करेंगे, उस पर क्या क्या चीज होती है, वो सबसे पहले आती है हमारी एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम में क्या होता है, एल्गोरिथम होता है कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले उस प्रोग्राम के बारे में हमको क्या क्या जानकारी चाहिए, उससे कौन कौन सी इनपुट लेना है, वो किस तरीके से काम करेगा, कौन सा हमको फॉर्मूला लगाना है, ये सारी चीज जो होती है वो हमारी एल्गोरिथम होती है। तो एल्गोरिथम, इसको सेव कर लेते हैं, खुले रहते हैं। तो एक तरीके से आप आपको समझते हैं, ये जो एल्गोरिदम है हमारा, ये इधर का पार्ट जो 1 2 3 4 ये जो लिखा है हमारा, वो कौन सा एल्गोरिदम। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, प्रोग्राम को स्टार्ट करना। ठीक है, उसके बाद पे रीड वैल्यू आर, यहाँ पास पे क्या निकाला जा रहा है, एरिया ऑफ सर्कल। तो उसकी जो सूत्र होती है एरिया ऑफ सर्कल की, तो ये होती है हमारी 2 पाई आर। उसके बाद से आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। और एक होता है क्या होता है, एक मिनट ना चेक करो। सरकमफ्रेंस बोल रहे हैं क्या सर? क्या चीज, सरकमफ्रेंस बोल क्या सर? आवाज कट रही है आपकी। ठीक है, तो इस पे एरिया है ऑफ सर्कल हमारा, सरकमफ्रेंस। हाँ, एरिया ऑफ सर्कल है तो यहाँ पास से पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, और एक होता है उसकी सरकमफ्रेंस ऑफ परिधि, तो सर्कल परिधि, हाँ, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। हम अभी कौन सा निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ सर्कल निकाल रहे हैं। तो यहाँ पास से हमारा क्या है, एरिया ऑफ सर्कल का सूत्र जो है वो तो हमारा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और एक होता है परिधि, तो उसको होता है हमारा 2 पाई आर। तो जब हम एरिया ऑफ सर्कल निकाल रहे हैं उसकी बात करें, तो हम सबसे पहले प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे इधर, एल्गोरिदम की बात करें तो। उसके बाद रीड वैल्यू आर, ये क्या होनी चाहिए, जो हम इनपुट ले रहे हैं वो आर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद से पाई है, पाई की वैल्यू जो है 3.14। फिर कैलकुलेट करेगा एरिया को, तो एरिया का सूत्र है पाई। फिर उसके बाद में 2 बार आर का गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब आप कंप्यूटर को बताते हैं
किसी चीज को, तो उसका स्क्वायर हम वहां पास पे तुरंत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो या तो फिर आई को आर को 2 बार स्क्वायर करके आपको यहाँ पास पे डालना पड़ेगा, जो वैल्यू आर है उसकी जो वैल्यू आर है जो भी हम दे रहे हैं उसको क्या करना पड़ेगा, 2 बार स्क्वायर मतलब स्क्वायर करके यहाँ पास पे डालना पड़ेगा, तब गुणा होगा। ऐसा तो हम सूत्र लगा रहे हैं क्यों, पाई फिर इसके बाद में एक बार गुणा हुआ आर का, फिर इसके बाद में 2 बार हुआ, ये दूसरी बार हुआ आर का गुणा, ठीक है। तो दोनों मिला के आर स्क्वायर हो गया, तो इसके लिए फिर इसके बाद में प्रिंट आर, तो हमारा सबसे पहले आर प्रिंट होगा, फिर इसके बाद में एरिया प्रिंट होगा। तो एरिया में जो पाई है उसके बाद से 2 बार में जो गुणा हुआ है वो हमको वैल्यू प्रिंट करके देगा। उसके बाद में ये जो प्रोग्राम है वो स्टॉप हो जाना चाहिए। तो ये होती है हमारी एल्गोरिथम। उसके बाद से आती है फ्लो चार्ट। तो जो साइड पे दिखाई दे रही है हमको वो क्या है, हमारा फ्लो चार्ट है। तो फ्लो चार्ट में ये जो सबसे ऊपर वाला है हम इसको बोलते हैं टर्मिनल, ठीक है। तो टर्मिनल में सबसे पहला होता है फ्लो चार्ट का प्रारंभ जो है वहां से होगा टर्मिनल से, और टर्मिनल पे ही खत्म होगा। तो उसके लिए होता है स्टार्ट और ये स्टॉप, ठीक है। तो ये जो साइन है हमारा टर्मिनल कहलाता है। उसके बाद में ये जो इनपुट बॉक्स है या फिर आउटपुट बॉक्स, तो ये दोनों तरीके से काम करता है। पहले इनपुट लेगा, उसके बाद से इसी बॉक्स के साथ ऐसे हमको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। एक होता है प्रोसेस बॉक्स, ये हमारा जो है एक प्रोसेस बॉक्स है कि उस पर कौन सा होना चाहिए। तो जो पी आई का वैल्यू हमने दिया 3.14, अब ये जो पी आई का जो वैल्यू है यहाँ पास पे रखेगा पी आई पे, और आर का वैल्यू है जो यहाँ पास पे आर आर दिया है वहाँ पास पे रखेगा। उसके बाद में इसका गुना करके हमको यहाँ पास पे प्रिंट करके देगा। तो सबसे पहले जो प्रिंट आर लिखा है हमने, तो आर की वैल्यू सबसे पहले प्रिंट होगी, और उसके बाद से जो भी एरिया होगा उसका यहाँ पास से प्रिंट होगा, ठीक है। इसमें 2-3 साइन और है, जैसे एक होती है डिसीजन बॉक्स होती है, उसके बाद से होती है कनेक्टर होती है, और फ्लो लाइंस होती हैं। फ्लो लाइंस का मतलब है ये जो फ्लो लाइंस है ये हमारी ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, ये हमारी होती है फ्लो लाइन। ये साइड से भी होती है, इधर से लेफ्ट से राइट से, तो ये चीज है। और एक होता है कमेंट, तो इससे हम कमेंट भी दे सकते हैं। तो फ्लो लाइंस हम सर्च करें यहाँ पास पे, क्या कहते हैं अभी सिंबल सिंबल ये है हमारी सिंबल, ठीक है। तो देखिए ये जो सबसे पहला वाला है वो हमारा टर्मिनल, उसके बाद पे ये इनपुट आउटपुट बॉक्स, और ये हमारी होती है सबसे पहले टर्मिनल, इनपुट आउटपुट बॉक्स, उसके बाद पे ये है हमारा प्रोसेस वाली बॉक्स। अब ये आता है तीसरा जो है डिसीजन है। इस पे डिसीजन लेना होता है उसको कि जैसे हम दे रहे हैं 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करें, तो हम क्या करेंगे, पहले 0 प्रिंट होगा, ठीक है। या फिर 1 से प्रिंट करवाना चाहें तो हम 0+1 करेंगे, तो क्या होगा, 1 प्रिंट होगा। फिर इसके बाद से हमने दिया है कंडीशन कि वो 10 तक ही हो, तो फिर उसके बाद से ये क्या होगा, ये वापस जाएगा यहाँ प्रोसेस में, और फिर वहां पास से जो 1 प्रिंट हुई है वैल्यू, वो 1 को उठा के ले जाएगा इस प्रोसेस बॉक्स में। फिर नहीं, प्रोसेस बॉक्स में ये टर्मिनल इसी बॉक्स पे आएगा। कौन सी बॉक्स पे, डिसीजन बॉक्स पे, ठीक है। तो डिसीजन बॉक्स पे फिर से ऐसा हम 2 डिसीजन बॉक्स लगाएंगे, तो इधर आएगा, और एक डिसीजन बॉक्स इधर लगाएंगे तो वो प्रोसेस करेगी। फिर डिसीजन बॉक्स पहले डिसीजन करेगी क्या चीज का, कि वो 1 से लेके 10 तक का उसको वैल्यू प्रिंट करवाना है। अब उसके बाद से ये डिसीजन बॉक्स पे अगर यस होगी तो ये राइट की तरफ जाए या लेफ्ट की तरफ जाए, हम यहाँ पास से 2 और डिसीजन बॉक्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो वैल्यू इस तरीके से जाएगी। तो ये होती है डिसीजन बॉक्स, और इसे 1 से लेके 10 तक अगर प्रिंट करवाएं तो 0+1, फिर 1+1, फिर 2+1, ऐसा होके वो 10 तक जाएगा, और एक समय पे 10 होने पे वो क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगी। जैसे 10+1 करें तो 11 हो जाएगी, उसके बाद तो वो क्या हो जाएगी, एरर। तो वो सीधा कहाँ चले जाएगी, हमारी
आउटपुट बॉक्स पे। ठीक है, उसकी क्या है, काम खत्म हो गई टर्मिनल की, फिर वो आउटपुट बॉक्स में जाके हमको वैल्यू प्रिंट करके वो दे देगा। तो ये होती है, और ये जो है फ्लो डाटा फ्लो लाइन्स होती है ये चीज। ठीक है, तो इस तरीके से हम फ्लो लाइन्स को यूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज होती है फ्लो लाइन्स पे, जैसे एल्गोरिथम है, तो एल्गोरिथम में अपन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऐसा कुछ है, तो हम ये पढ़ें तो हमारे पास तो एक आती है फ्लो चार्ट, उसके बाद से होती है स्यूडो कोड। स्यूडो कोड है ना, तो फ्लो चार्ट के बारे में हमने पढ़ा अभी। अब इसके अंदर फ्लो चार्ट के अंदर पे इसके जो प्रकार हैं, वो दो प्रकार हैं, वो कौन कौन सा है, एक प्रोग्राम फ्लो चार्ट है। तो प्रोग्राम फ्लो चार्ट पे क्या होती है कि कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए प्रोग्राम किया जाने वाला फ्लो चार्ट प्रोग्राम फ्लो चार्ट कहलाता है। इसे इतने विस्तार से लिखा जाता है कि कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना सरल हो जाता है। इसमें गणितीय गणनाएं, लॉजिकल ऑपरेशन, लूपिंग एवं ब्रांचिंग का प्रयोग किया जाता है। ब्रांचिंग से मतलब है ये जो टर्मिनल बॉक्स है, हम अगर यहाँ पास पे जैसे मैंने बताया था कि कोई स्टेटमेंट है उसको प्रिंट करवानी है, जब तक वो सही होगा, वो अगर हम लेफ्ट की तरफ भी हैं या फिर राइट की तरफ भी हैं, जो वैल्यू सही है तो उधर जाएगा, और एरर होने पे दूसरी तरफ जाएगा और स्टॉप हो जाएगा। तो ये होती है लूपिंग एवं ब्रांचिंग का। उसके बाद में आती है सिस्टम फ्लो चार्ट। तो सिस्टम फ्लो चार्ट में क्या होता है, इस प्रकार के फ्लो चार्ट का प्रयोग एनालिस्ट द्वारा किया जाता है, जो यह दर्शाते हैं कि किसी मशीन से डेटा आएगा तथा कहाँ से प्रोसेस किया जाएगा, हम परिणाम कहाँ से भेजा जाएगा। तो ये जो होती है ये सिस्टम से डिपेंडेंट होती है, और ये जो हमारा है ये कौन सा प्रोग्राम फ्लो चार्ट है। ठीक है, और सिस्टम फ्लो चार्ट में क्या होगा कि सिस्टम के साथ में हम बताते हैं कि ये पहले रैम पे लोड होगा, फिर रैम जो है एएलयू को भेजेगा, फिर एएलयू गणना करके फिर रैम को वापस करेगा, फिर रैम डिस्प्ले को वापस करेगा, ये सारी चीजें होती है। अब फ्लो चार्ट का जो महत्व है वो देख लेते हैं। तो फ्लो चार्ट में साधारणतः क्या होता है, जो प्रोग्रामर होता है वो प्रोग्राम कर रहा होता है जिस टाइम पे, तो सबसे पहले किसी तरह की गड़बड़ी ना हो प्रोग्राम लिखने पे, और जो कठिन से कठिन प्रोग्राम है उसको हम पहले क्या करते हैं, रफ करते हैं। रफ में इस तरीके से उसको डिजाइन करने हैं, और उस पर क्या क्या जो हमारी वैल्यू है वो प्रिंट होनी चाहिए, तो उसके लिए हम फ्लो चार्ट का यूज करते हैं। तो हम सबसे पहले रफ में एक फ्लो चार्ट का डायग्राम बनाएंगे, मतलब पहले क्या करते हैं, एल्गोरिथम बनाते हैं। एल्गोरिथम बनाने के बाद से उसमें फ्लो चार्ट को इंसर्ट करते हैं। फ्लो चार्ट में क्या होता है कि हम उसको स्टार्ट करेंगे इस टर्मिनल के सहारे और बंद भी करेंगे इसी टर्मिनल के सहारे, और उसमें कौन कौन सी इनपुट चाहिए तो हम इनपुट बॉक्स पे लिख देंगे। उसके बाद में उसमें प्रोसेस क्या क्या चीज होगी, उसके बाद से अगर ये टर्मिनल इस पे जा रहा है डिसीजन बॉक्स पे, तो कौन कौन सी इसको डिसीजन लेना है कि वो सही है कि वो गलत है, ऐसा। उसके बाद से हमारी आती है कनेक्टर है, फ्लो लाइन है, तो ये सारी चीज हम उपयोग करके उसको बनाते हैं कि वो क्या करने वाला है। ठीक है, तो जो प्रोग्रामर होता है वो जो प्रोग्राम है उसको सरल तरीके से करने के लिए फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम की सहायता से वो क्या करता है, सिस्टम तैयार करता है कि कौन कौन सी कोडिंग उसको करनी है, तो वो चीज होती है हम फ्लो चार्ट पे करते हैं। अब इससे है नोट पर यूज करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि एडिशन ऑफ टू नंबर करते हैं। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सा प्रोग्राम है, सबको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करने से पहले हम उसको पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे आएगा, उसको उसकी वैल्यू हम इंसर्ट करवाएंगे। तो मान के चलिए अगर हम दो वैल्यू ले रहे हैं जैसे एक्स और वाई, तो हम लेंगे वैल्यू इंसर्ट वैल्यू। ठीक है,
यहाँ पास पे लिखेंगे हम x और y। ठीक है, अब ये हमारी हो गई। उसके बाद से एक और वैल्यू ले लेते हैं जो उसको प्रिंट करवाने का काम करे। तो हम यहाँ पास पे लेते हैं s। अब s इज इक्वल टू हम बता देते हैं कि x प्लस y। ये जो दोनों जो है x और y की वैल्यू हमने यहाँ पास से ली इंसर्ट को। ठीक है, इंसर्ट करवाई x और y की वैल्यू। उसके बाद से हमने s लिया एक तीसरा। अब इस s को क्या करेंगे हम प्रिंट। तो फोर्थ कंडीशन क्या होगी हमारी, s को प्रिंट करने की। तो प्रिंट s। इसके बाद से जब ये प्रिंट कर देगा हमारी वैल्यू को, हमको मिल जाएगा। तो हम इस प्रोग्राम को क्या कर देंगे, फिफ्थ में स्टॉप। ठीक है, तो ये हमारी एक क्या हो गई, नॉर्मल सी एल्गोरिथम हो गई। अब अगर इसी को हम क्या करें, फ्लो चार्ट पे कन्वर्ट करें, तो सबसे पहले आ जाएगा टर्मिनल जो हमारे स्टार्ट पे होगा। उसके बाद से हम इनपुट पे आएंगे। ठीक है, तो इनपुट बॉक्स में क्या रहेगा हमारा, इंसर्ट वैल्यू और x और y होगा। उसके बाद से प्रोसेस बॉक्स पे आएगा x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। फिर प्रिंट प्रिंट एस कौन से बॉक्स पे आएगा, आउटपुट बॉक्स पे। ठीक है, इनपुट और आउटपुट बॉक्स एक ही तरीके का होता है। तो ये हो जाएगा हमारा प्रिंट एस आउटपुट बॉक्स पे। फिर आता है हमारा स्टॉप, तो ये हो जाएगा हमारा फिर से टर्मिनल पर। ठीक है, तो फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम समझ में आया सभी को। यस सर। अब इसके बाद में है कल की जो टॉपिक है, हम कल देखते हैं पीसीओडी कोड। जो हमारा सीडो कोड है वो चीज, तो वो क्या होती है और किस तरीके से काम करती है, उसको हम कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू क्लास। थैंक यू सर।